जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सीज किया 1800 करोड़ रुपीस के नार्कोटिक्स। म्यांमार में ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फेस करनी पड़ी जीपीएस स्पूफिंग। डीआरडीओ ने बनाई एक नई असॉल्ट राइफल। तेजस मार्क 2 कुछ ही महीनों में रोल आउट होने के लिए तैयार। और इंडियन आर्मी ने माउंटेड गन सिस्टम्स की खरीद प्रक्रिया करी शुरू। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात कोस्ट के पास से गुजरात एटीएस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 300 किलोग्राम तक के नार्कोटिक्स को सीज किया है, जिनकी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपीस है। और यह ऑपरेशन 12 और 13 अप्रैल की रात को कंडक्ट किया गया था, जिसमें गुजरात एटीएस की तरफ से शेयर किए गए इनपुट्स के आधार पर इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप जो कि मल्टी मिशन डिप्लॉयमेंट में थी तो उसे तुरंत ही रवाना किया गया था। और इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप को अपनी तरफ आता देख जो सस्पेक्ट बोट थी तो उसने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की तरफ भागने से पहले अपनी शिप पर मौजूद नार्कोटिक्स के कंसाइनमेंट को समुद्र में डंप कर दिया था। फिर डंप किए गए नार्कोटिक्स के कंसाइनमेंट को रिकवर करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने तुरंत ही अपनी सी बोट्स को तैनात किया और वहीं इसी के साथ उस भाग रही सस्पेक्ट बोट का पीछा भी किया गया। लेकिन उसके द्वारा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस किए जाने की वजह से इस चेज को समाप्त करना पड़ा। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सी बोट थी तो उसने टफ नाइट कंडीशंस के बावजूद अपने सर्च ऑपरेशन में समुद्र में डंप किए गए नार्कोटिक्स के कंसाइनमेंट को प्राप्त कर लिया था। और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप उस सीज किए गए नार्कोटिक्स को पोरबंदर लाई। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि पिछले महीने जब म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंडियन एयरफोर्स के C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिलीफ मटेरियल ले जा रहे थे तो वहां उन्हें जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा था। और ये भी कहा गया कि अलग अलग सॉर्टीज़ में कम से कम 4 से 5 बार हुआ है, जिसके बाद एयरफोर्स हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भी किया गया था। और इस जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स थे तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को अपने एक्सपीरियंस के साथ फिर नेविगेट किया। वैसे आपको बता दें कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, वॉर जोन्स, वहाँ पे अक्सर एंटी ड्रोन डिफेंस मैकेनिज्म के हिस्से के तौर पर जीपीएस जैमिंग सिस्टम्स को एक्टिव रखा जाता है। और इस तरह की जीपीएस जैमिंग वाली सिचुएशंस कई अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काफ़ी कॉमन है, जिसमें अक्सर जीपीएस के सिग्नल्स या तो जैम हो जाते हैं या फिर जो जीपीएस डिवाइस है वो कंफ्यूज होकर गलत लोकेशन दिखाने लगता है। और अक्सर ये भी पाया गया कि जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे प्राकृतिक तरीके से भी जीपीएस के सिग्नल्स में डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। और उसका कारण है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने से सैटेलाइट का जो डेटा है वो ऑल्टर हो सकता है या जीपीएस रिसीवर्स या एंटीनास जो हैं वो डैमेज हो गए हों। तो अक्सर इस तरह के नेचुरल इश्यूज़ भी जीपीएस स्पूफिंग की तरह ही लगते हैं, लेकिन ये वाले केसेस रेयर होते हैं। पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग कॉमन होती है। और इस तरह की सिचुएशन को काउंटर करने के लिए फिर या तो इनक्रिप्टेड जीपीएस सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है या फिर जीपीएस को अन्य नेविगेशन टूल्स के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बाकी म्यांमार में ऑपरेशन के दौरान जब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के पायलट्स ने इस जीपीएस इंटरफेरेंस या जीपीएस स्पूफिंग को एक्सपीरियंस किया था तो उन्होंने तुरंत ही बैकअप सिस्टम्स जैसे कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम तो उसको एक्टिवेट किया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये क्लेम किया जा रहा है कि जो जीपीएस स्पूफिंग या जीपीएस जैमिंग वाली घटना है तो ये इस रीजन में हमारे एडवर्सरीज द्वारा कंडक्ट किए जाने की संभावना है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सभी 6 एयरक्राफ्ट जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे तो उन सभी को इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था या नहीं हुआ था। और ना ही इस मामले पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट आया है। डीआरडीओ मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम के तौर पर जो 6.8 × 43 mm कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने वाली नई असॉल्ट राइफल पर काम कर रही थी तो उसके प्रोटोटाइप्स ट्रायल्स के लिए इन्फेंट्री स्कूल में भेजे गए हैं। और इसमें जो ये 6.8 mm का राउंड इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये 5.56 mm और 7.62 mm के बीच के गैप को बैलेंस करता है। और संभावित रूप से इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 700 मीटर्स तक हो सकती है। बाकी ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट वाली ही राइफल है जो कि 30 राउंड के बॉक्स मैगजीन के साथ आती है। बाकी इसके अलावा ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में डेवलपमेंट पीरियड कम होने की वजह से जो तेजस मार्क 2 है तो आने वाले कुछ ही महीनों में रोल आउट होगा और इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान कंडक्ट की जाएगी। और बाकी अगर आपको तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस हमने पहले बनाई हैं, आप उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल की नासिक एमआरओ फैसिलिटी में A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। और ये पहली बार है जब ये डिफेंस पीएसयू किसी सिविलियन प्लेन की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग कर रही है। और पिछले महीने एचएएल ने पहला ओवरहॉल्ड A320 एयरक्राफ्ट हैंडओवर किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ने 105 mm और 37 कैलिबर वाली माउंटेड गन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और उसके तहत जो गन सिस्टम्स लिए जाएंगे तो उन्हें पैराड्रॉप किया जा सकेगा और ये एम्यूनेशन व्हीकल के साथ लिए जाएंगे। इनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 17,000 मीटर्स तक रहेगी, जबकि मिनिमम रेंज 2500 मीटर्स तक।
बाकी भारत में ऑलरेडी भारत फोर्ज जैसी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के गन सिस्टम्स को प्रोवाइड करने में सक्षम है। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन विकसित करने से रोकने के लिए अमेरिका एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की उम्मीद करता है, लेकिन अगर ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फेल हो जाता है तो फिर उनकी मिलिट्री ईरान के अंदर तक जाके एक बड़ा कदम उठाने के लिए भी तैयार है और हमने बहुत दूर तक और बहुत अंदर तक जाने की अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने अपने पायलट्स की स्क्रीनिंग के लिए एक AI पावर्ड बायोमेट्रिक टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है जो कि सिलेक्शन एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ असेसमेंट्स को भी फैसिलिटेट करेगा और इस सिस्टम को लॉन्ग टर्म ह्यूमन मशीन एडेप्टेबिलिटी को प्रोडिक्ट करने के हिसाब से भी डिज़ाइन किया गया है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही सुनिश्चित करेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार श्री ओम, हवलदार रामावतार और सिपाही पवन सिंह गुर्जर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2019 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर विकास सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 4 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आजकल आप न्यूज़ देख रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो या कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, जो एक शब्द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट्स में सबसे अधिक सुनाई देता है वह है डीप स्टेट। इसके बारे में बताने वाले इसका ऐसा परिचय देते हैं जैसे यह एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे विश्व को कंट्रोल करती है या करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर इसे न मानने वाले लोग इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर सिरे से खारिज कर देते हैं। तो DS अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। दोनों तरफ के दावों के विश्लेषण का प्रयास भी किया जाएगा और आपको बताएंगे कि यह डीप स्टेट आखिर है क्या, अगर यह वास्तविक है तो इसका स्वरूप क्या है। DS अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में ओनली ऑन द डिफेंस स्क्वाड सुपर ऐप, डाउनलोड नाउ।